हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स और गॉस की थ्योरम को। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत बल रेखाओं को, कूलॉम्स लॉ, चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना क्या है, वैद्युत फ्लक्स। फ्लक्स होता क्या है? तो इसमें जो फ्लक्स में यूज होने वाले टॉपिक है पिछले चैप्टर से, वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत फ्लक्स पढ़ने से पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होंगे जो जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, जैसे क्षेत्रफल वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जिसे हम क्षेत्रफल वेक्टर कहते हैं, ये होता क्या है? ये किसी भी सरफेस पर उसका नॉर्मल होता है। अगर कोई सरफेस है हमारे पास ये, और अगर हम इस पे नॉर्मल ड्रा करते हैं ऐसे नॉर्मल, तो हमारा एरिया ए है, ये नॉर्मल है हमारा। तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये नॉर्मल है, एन कैप वेक्टर फॉर्म में ले लें। तो जो हमारा क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो होगा वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप, जिसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर। तो हमें इस टर्म को ध्यान रखना है, क्योंकि हम कहीं भी यूज करेंगे एरिया वेक्टर को, क्षेत्रफल वेक्टर को कहीं भी यूज करेंगे जब भी हमें कोई भी थ्योरम प्रूफ करनी होगी या गॉस थ्योरम प्रूफ करनी होगी, तो हम एरिया वेक्टर का यूज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। इससे बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा घन कोण का है। तो घन कोण की बातें करते हैं कि घन कोण क्या होता है। देखिए, आप लोगों को दो तरह के कोण पता होंगे। जो कोण होते हैं दो तरह के, एक तो समतल कोण, समतल कोण जिसे प्लेन एंगल बोलते हैं, प्लेन एंगल, और नेक्स्ट है आपका घन, जिसे आप घन कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। तो समतल कोण क्या होते हैं? जैसे आप जानते होंगे समतल कोण, आपने पढ़ा भी होगा कि आप कोई भी आर्क ड्रा करिए इसे, और उस आर्क का कोई सेंटर होगा, यहाँ से आप ये दो रेडियस ड्रॉ कर दीजिए, तो आपका ये जो बीच में बनता है ये आपका कोण होता है, समतल कोण, जिसको आप रेडियन में मेजर करते हैं। लेकिन घन कोण जो है, इसको हम किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। एक्चुअल में जो घन कोण होता है, जैसे आप लोग मार्केट में गए ही होंगे, तो ठेले पे जाके मूंगफली खाई होगी, तो वो मूंगफली का पैकेज मैं लेके आता हूँ आपके सामने। ये कुछ इस टाइप का शेप, जोकर की टोपी समझ सकते हैं आप, मान सकते हैं कि वो जो किसी जोकर की टोपी भी हो सकती है, बर्थडे कैप भी हो सकती है आपकी। तो इसमें देखते हैं घन कोण होगा क्या। कोण के नाम से पता चलता है कि कोण यहीं पे होगा, इनर में, वो तो ठीक है, लेकिन आखिर में है क्या? अगर वो इनर में है तो है क्या? तो हमें करना क्या है, घन कोण के लिए हम किसी गोले को लेंगे, और जो गोला होगा, गोला, तो गोला 3 डायमेंशन में होगा। इसका हम कुछ एरिया कवर करेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे और इसके सेंटर पे एंगल ड्रा करेंगे जी, कुछ इस टाइप से। हमने एरिया कितना लिया है? डी ए मान लेते हैं, डी ए क्षेत्रफल लिया है।
जिसमें हमने इसकी गोले की रेडियस को कनेक्ट करते हुए दो लाइन सेंटर पे ड्रा की हैं, एक इस साइड से एक इस साइड से, और बीच में एक एंगल कुछ इस टाइप का बन रहा है, ये इनर का सर्कुलर एंगल, बाहर से आप ये देख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ये डी ओमेगा। ओमेगा हम घन कोण को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो डी ओमेगा है ये स्मॉल घन कोण है, छोटा सा सॉलिड एंगल है। क्योंकि हमने यहाँ पे एरिया ही डी लिया है, मतलब बहुत छोटा सा एरिया लिया है, तो हम इस तरह से घन कोण को समझ सकते हैं। और आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है कि आप यहाँ इनर के एंगल को देख सकते हैं, ये एंगल घन कोण। घन कोण का मात्रक जो होता है वो एक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन, ये घन कोण का मात्रक है। अब देखिए घन कोण होगा कितना, जैसे कोई गोला है तो उसका घन कोण कितना होगा, कैसे मेजर करेंगे घन कोण को? तो ओमेगा बराबर क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। जैसे सादा सिंपल कोण जो होते हैं, प्लेन एंगल, समतल एंगल जो होते हैं, उसमें क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसमें ये होता है चाप, मतलब चाप की लंबाई जो आपने ये ऐसे ड्रा करते हैं, इसकी लेंथ और अपॉन त्रिज्या। तो यहाँ होता क्या है कि ये जो लेंथ होती है, आर्क की लेंथ ये होती है। अब इस लेंथ को आप किसमें लेते हैं? लंबाई में लेंगे, तो मीटर में मेजर करेंगे। जैसे सपोज करिए कि 1 मीटर इसकी लंबाई थी, अब त्रिज्या भी 1 ही मीटर थी अगर, तो यहाँ होगा क्या? मीटर और मीटर ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, और जब मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाते हैं तो इसकी कोई यूनिट नहीं बचती। सेम यहां भी होता है, ऊपर क्षेत्रफल है, नीचे त्रिज्या का स्क्वायर। कोई भी त्रिज्या होगी उसका आर स्क्वायर जब करेंगे तो मीटर में होगी तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी एरिया सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर में ही आएगा, तो वो दोनों यूनिट्स जो होंगी, मेजरमेंट जो होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो उसका कोई भी मेजरमेंट करने के लिए हमें कोई भी यूनिट नहीं बचेगी। इसलिए हमें इन स्पेशल मात्रकों को बनाना पड़ा, जिसे हम कोण के लिए रेडियन और घन कोण के लिए स्टेरेडियन का यूज करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे चाप की लंबाई लेते हैं, वैसे यहाँ हम गोले का क्षेत्रफल लेते हैं। तो क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या होगा? गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन ये त्रिज्या आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको घनकोण मिल जाएगा 4 पाई, यानी कि 4 पाई। 4 पाई का मतलब 4 इंटू 22/7, नॉट 4 पाई, ठीक है? तो 4 इंटू 22/7 ये मिलेगा आपको, जो घन कोण होगा उसकी यूनिट, और ये होगी, इसकी यूनिट होगी आपको स्टेरेडियन। तो ये होता है घन कोण, हमें कहीं भी जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए ये घन कोण है, इसके लिए अगर हम डी ओमेगा निकालें, डी ओमेगा हमें क्या मिलेगा? डी ओमेगा यहां से इसका एरिया मिलेगा, साथ में इसकी रेडियस का स्क्वायर होगा। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया, जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इस पे नॉर्मल वेक्टर भी ड्रा करेंगे, तो यहां से कुछ नॉर्मल वेक्टर भी जाएगा ऐसे,
इसका नॉर्मल वेक्टर होगा, जिसे हम डी ए बोलेंगे। ये नॉर्मल वेक्टर हमारा एल है। अब ये लाइंस इसके साथ एंगल को ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे थीटा एंगल ड्रॉ करेंगे। जैसे आप वेक्टर डी ए बोल सकते हैं, ये नॉर्मल है हमारा, ये वेक्टर डी ए होगा। इसके बीच में थीटा एंगल बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग यूज करते हैं cos थीटा का, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा डी ए cos थीटा। तो हम फिर से यहां रख देंगे क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल है बोले तो क्षेत्रफल बटा त्रिज्या का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमारा कितना है, डी ए cos थीटा अपॉन आर। ये हमें डी ओमेगा मतलब स्मॉल सॉलिड एंगल, बहुत छोटा सा घनकोण अगर हमें निकालना है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और भी दूसरा तरीका है, वेक्टर फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए वेक्टर इंटू एन कैप अपॉन आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्म है जिसके फॉर्म के थ्रू हम देख सकते हैं। हम इनको इसलिए जान रहे हैं क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है, जब हम प्रूविंग करेंगे वहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम इनको जान रहे हैं। बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स होता क्या है, घनकोण समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप उसको फिर से बैक करके और लेक्चर को फिर से देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बात करते हैं फ्लक्स की। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है। पिछले लेक्चर्स को आपको रिवाइंड करना है, थोड़ा सा देखना है आपको कि उसमें किस किस टॉपिक पे बात हुई थी। तो सबसे पहले हमने आवेश पे बात किया था। आवेश के बाद हमने अब टाइप के कितने टाइप के होते हैं, कूलॉम्स लॉ को बात किया। और फिर हम वैद्युत बल रेखाओं को की बात की थी हमने, वैद्युत बल रेखाओं। ये वैद्युत बल रेखाएं, इनके बारे में हमने बताया भी था। तो इसमें कहा गया है वैद्युत बल रेखाओं के लिए किसी आवेश के चारों तरफ निकलने वाली वो काल्पनिक निष्कोण वक्र पृष्ठ होती हैं जिन पर एकांक धनावेश पृथक्कृत होकर चलता है, उसको हम बोलते हैं वैद्युत बल रेखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमें कुछ नहीं करना है, कोई आवेश रखा था यहाँ पे, हमने इससे पहले फील्ड की भी बात की है, और इस आवेश से ऐसे बल रेखाएं निकल रही होंगी। ये आवेश कोई भी है, प्लस क्यू चार्ज है, तो यहां से ऐसे ऐसे आवेश बल रेखाएं निकल रही हैं ऐसे। धनावेश है तो इससे बल रेखाएं निकल ही गई होंगी, डायरेक्शन भी इधर की हो। हमें फ्लक्स निकालना है। हमने फील्ड की बात की थी, हमने कहा था कि आपकी भी अपनी फील्ड होती है, क्योंकि उस दोस्त से बोल के आते हैं जिससे आप लड़ जाते हैं, उससे बोल के आते हैं मिलो मेरी फील्ड में, है ना, मेरी मोहल्ले में मिलो, बात करते हैं, है ना। हाँ, अपनी आपकी अपनी फील्ड होती है। फील्ड होती क्या है आपकी? आपके लोग जो शायद आपका चार्ज लेके घूम रहे होते हैं, थोड़ा सा गुस्से में तो आप होते हैं,
आपके दोस्त लोग भी आवेश में आ जाते हैं, तो वो आपकी फील्ड होती है। तो हमें करना क्या है, हमें फ्लक्स को देखना है। तो हम फ्लक्स को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसकी फील्ड में कोई काल्पनिक पृष्ठ लेंगे, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ लेंगे हम इसकी फील्ड में। तो जब हम इसकी फील्ड में कोई काल्पनिक पृष्ठ लेंगे, जैसे मान लेते हैं कि हम इसकी फील्ड में ये एक काल्पनिक पृष्ठ है जो हम ले रहे हैं, कोई भी काल्पनिक पृष्ठ ले रहे हैं। तो जब हम इसकी फील्ड में ये इस काल्पनिक पृष्ठ को लाएंगे तो होगा क्या, ये इस पृष्ठ से जैसे आप किसी के रास्ते में कुछ लेके आएंगे तो क्या होगा, वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर के रास्ते में आप कुछ ऐसा ले आइए तो फिर क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल उस पर टकराएंगे। अगर उससे निकलने पास होने का कोई रास्ता होगा तो पास होंगे, नहीं पास होने का रास्ता होगा तो नहीं पास होंगे, रुक जाएंगे। तो हम एक सरफेस लेके आएंगे, तो ये जो आपकी वैद्युत बल रेखाएं आ रही थी ये होंगी क्या, इससे पास होंगी। क्यों, क्योंकि हम काल्पनिक पृष्ठ लेके आ रहे हैं और उसको हम बीच में रख दे रहे हैं, जहां हमारा क्षेत्र था क्षेत्र में रख दे रहे हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इससे क्या होंगी, पास होंगी। जितनी संख्या में पास होंगी वही फ्लक्स होता है। तो हम डिफाइन करते हैं इसको, कैसे डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। वैद्युत फ्लक्स होता है मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। होता क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी क्षेत्र में, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से, किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ, ये पृष्ठ जो हमने लिया है ये पृष्ठ काल्पनिक पृष्ठ, काल्पनिक पृष्ठ, इमेजिनरी सरफेस। काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई से डिनोट करते हैं, फाई ई, इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई से डिनोट करते हैं। होता क्या है फाई ई, हमें संख्या काउंट करनी है सिर्फ। जैसे हमें यहाँ पे फ्लक्स बताना है तो हम देख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेखाएं पास हो रही हैं, 12 लाइंस पास हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका फ्लक्स 12 है। अभी हम यूनिट की बात करेंगे कि यूनिट हम क्या लगाएंगे। तो जो ये फाई ई होगा हमारा, फाई ई कितना होगा, है कि नहीं? अब देखिए हमने क्या किया है, हम सब क्या करेंगे, यहाँ पे हम छोटा सा पार्ट ले लेंगे, छोटा सा पार्ट। कैसे, जैसे आप क्या करते हैं कि जब भी आप कुछ पका रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें से जैसे चावल पका रहे हैं तो चावल, एक चावल को आप दबा के देखते हैं, अगर वो पक गया तो इसका मतलब क्या है, बाकी सब पक गया होगा, है ना। लेकिन अब तो वो भी पकाने की सुविधा नहीं है, आपको चेक नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसको नाम देंगे हम डीए का। क्या नाम देंगे, डीए का। मतलब इसका सरफेस है, इसका एरिया है कितना है, डीए, मतलब छोटा सा एरिया है डीए। यहां से हो क्या रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, इससे भी पास हो रही होंगी। हमने इसी काल्पनिक पृष्ठ का छोटा सा पृष्ठ लिया। तो देखिए अगर
इससे 1 मीटर स्क्वायर है, अगर सपोज करते हैं 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एक लाइन पास हो रही है, 1 मीटर स्क्वायर एरिया से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है ना? एक आवेश के पीछे एक लोग जा रहे हैं, तो 10 आवेश के पीछे कितने लोग चलेंगे, है कि नहीं? कितने चलेंगे? गुणा कर देंगे आप। हाँ, सेम यहां भी काम करना है। हमें क्या करना है, डीए से निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जा रही है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इससे पास हो रही है, कितनी है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। इसका भी अपना कुछ नॉर्मल वेक्टर होगा, एंड इसके बीच में एंगल डिसाइड होगा, इसका ये नॉर्मल वेक्टर होगा, ये डीए वेक्टर, क्षेत्रफल वेक्टर जिसकी हमने पहले बात की थी, डीए क्षेत्रफल वेक्टर होगा कितना, ये एन कैप और डीए। अब यहाँ पे एंगल भी होगा, तो हमें यहाँ पे इतने क्षेत्रफल से कितनी निकल रही, ई, तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी, क्या हो जाएगा, ई डॉट डी। ये अब देखिए हमने क्या किया, हमने काल्पनिक पृष्ठ तो लिया था बड़ा सा, हमने फ्लक्स निकाला है छोटू सा का, तो हम क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स में चलते हैं, क्योंकि जाना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है? तो क्या करेंगे हम, जो डी है, ये छोटा सा एरिया है, हम इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसी जगह का क्षेत्रफल जहां का नॉर्मल क्षेत्रफल ना निकाल पाए, उसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो हमारे पास एक सबसे अच्छा तरीका होता है, मैथमेटिक्स का तरीका होता है कि हम उसका इंटीग्रेशन कर दें। अगर हम उसका समाकलन कर दें, किसका, जिस काल्पनिक पृष्ठ का क्षेत्रफल है, अगर हम इस पृष्ठ को समाकलित कर दें तो हमें फ्लक्स मिल जाएगा, पाई ई बराबर ई डॉट डीए कंप्लीट। अब डीए का समाकलन हो जाएगा, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल। अब इसका जो क्षेत्रफल आएगा, वही इसका क्या होगा, क्षेत्रफल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई होगा, और वही क्या हो जाएगा आपका फ्लक्स, जैसे यहाँ पे मिला, जैसे हमने बताया कि 1 मीटर से इतने गुजर रहा है। तो इस तरह से आप फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे गॉस लॉ को, देखेंगे गॉस लॉ होता क्या है, गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और साइंटिस्ट ने कुछ बोला भी है, कुछ अलग बोला है, कुछ वैल्यू डिफाइन करती है, कुछ ऐसा बोल दिया जो पॉसिबल नहीं था। जैसे हम बता दें कि आपके क्षेत्र में आपके कितने लोग रहते हैं, ये थोड़ा टफ काम है। और क्षेत्र भी आपसे हम कह दें कि आप अपनी कल्पना के अनुसार जितना बड़ा चाहे, जितना जैसा शेप चाहिए वैसा बना लीजिए, और फिर हम बता दें कि आपके कितने लोग उसमें रह रहे हैं। तो वही कुछ किया गॉस ने। गॉस ने क्या बताया, इन्होंने फ्लक्स को डिफाइन कर दिया, कहा बस लीजिए इतना ही फ्लक्स होगा, तो वो कितना होगा ये हम गॉस की थ्योरम में नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि आखिर में उसमें कितना होगा फ्लक्स, कितना एक्यूरेट डिफाइन कर दिया। आप वैल्यू डालिए आपको फ्लक्स मिलेगा तुरंत। तो उन्होंने ऐसी चीजें डिफाइन की। तो मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में गॉस थ्योरम के साथ, जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और इस लेक्चर की जितनी भी चीज़ें आप इसको माइंड में रखिए और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।